हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के अध्याय 5 का अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? न कभी कभी किसी मिश्रण में हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ मिश्रित होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें मिश्रण से उस हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे चावल पकाने से पहले हमें चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना पड़ता है। फिर चाय बनाने के बाद चाय की पत्तियां अलग करने की आवश्यकता होती है। फिर हमें कभी कभी 2 उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 भिन्न पदार्थों को अलग अलग उपयोग करने की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे दूध से मक्खन को अपने आवश्यकता के लिए पृथक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आपने ये समझ लिया कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। अब आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करने तथा अनुपयोगी अवयवों, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। फिर प्रश्न में कहा गया है कि 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण 1 में लिखना है चावलों से पत्थरों को पृथक करना, और 2 में लिखना है चाय की पत्तियां पृथक करना। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निष्पादन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, सबसे पहले हम निष्पादन को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, जब किसी मिश्रण में दोनों अवयवों के कणों के माप समान होते हैं तो हमें उन अवयवों को पृथक करने के लिए निष्पादन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम जानेंगे निष्पादन विधि किससे कहा जाता है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो जिस मिश्रण के अवयवों को हमें अलग करना होता है, उस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाकर किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर उस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखा जाता है। फिर उस प्लेट या समाचार पत्र को पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उसे थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ठीक है, फिर जो अवयव भारी होते हैं वे ठीक सामने नीचे गिरते हैं और जो अवयव हल्के होते हैं वे वायु द्वारा उड़कर दूर गिरता है, जिससे मिश्रण में से दोनों अवयव पृथक हो जाते हैं। तो पृथक करने की इस विधि को ही निष्पादन कहा जाता है। ठीक है, साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि निष्पादन से क्या अभिप्राय है। अब आइए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरह से हमें लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है, पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पादन कहा जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न में कहा गया है कि यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो बच्चों, जब आप दुकान से दाल लाते हैं तो उस दाल में भूसे एवं धूल के कण भी होते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे, यानी दाल में जो भूसे एवं धूल के कण है उसको आप कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है, पकाने से पहले दालों को जल से धोया जाता है। जब दालों में जल डाला जाता है तब दाल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, जबकि भूसे एवं धूल के कण हल्के होने के कारण जल में तैरते हैं। फिर बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, जिससे दालों में से भूसे एवं धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप दुकान से दाल को लाते हैं तो पकाने से पहले आप क्या करते हैं, उस दाल को किसी कटोरा या बर्तन में रखते हैं, फिर उस पर जल डालते हैं। जब आप उस पर जल डालते हैं तो दाल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है और भूसे और धूल के जो कण है वो हल्के होने के कारण जल में तैरते हैं। फिर क्या किया जाता है, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। ठीक है, तो जो भूसे एवं धूल के कण है वे भी जल के साथ नीचे गिर जाता है, जिससे दालों में से भूसे एवं धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? तो बच्चों, सबसे पहले हम छालन को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, जब हम किसी मिश्रण को छन्नी में डालकर छानते हैं, यानी जब हम किसी मिश्रण को चालनी में डालकर छानते हैं तो मिश्रण के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। ठीक है, मिश्रण के जो छोटे छोटे कण हैं वह चालनी के छिद्रों के द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती है। तो मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को छालन कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम आटे से चोकर और अन्य अनुपयोगी कण को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो छालन किसे कहा जाता है, इसको तो आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है, छालन पृथक्करण की एक प्रक्रिया है जिसमें महीन या मोटी छलनी से मिश्रण को छानकर अधिक मोटे तत्वों को बारीक तत्वों से अलग किया जाता है। इसका उपयोग हम आटे से चोकर और अन्य अनुपयोगी कण को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? यानी मान लीजिए रेत और जल का एक मिश्रण है, तो आपको कहा गया है कि रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, यानी रेत और जल के मिश्रण में से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद रेत के भारी कण बर्तन के तले में बैठ जाएगा। फिर जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे, जिससे रेत पहले वाले बर्तन में रह जाएगा और जल दूसरे बर्तन में चला जाएगा। इस प्रकार मिश्रण से रेत और जल पृथक हो जाएंगे। ठीक है, यानी रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप रेत और जल के मिश्रण को एक बर्तन में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद रेत के जो भारी कण है वह बर्तन की तली में बैठ जाएगा, यानी बर्तन के नीचे बैठ जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे, जिससे रेत जो है वो पहले वाले बर्तन में रह जाएगा और जल दूसरे बर्तन में चला जाएगा। तो इस प्रकार मिश्रण से रेत और जल अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिश्रण से रेत तथा जल को फिल्टर पेपर या कपड़े से छानकर भी आप अलग कर सकते हैं। अब हम
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे? तो मान लीजिए आटा और चीनी एक साथ मिश्रित हो गया है, तो क्या आप आटा और चीनी को पृथक कर सकते हैं? क्या आटा और चीनी को पृथक करना संभव है? और अगर हाँ संभव है, तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे वह आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक किया जा सकता है या छालन की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर आटे और चीनी के मिश्रण को चालनी में डाला जाए तो आटे के कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाएंगे, जबकि चीनी चालनी में ही रह जाएगा। तो मान लीजिए आप आटा और चीनी के मिश्रण को अलग करना चाहते हैं, तो आटा और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? मिश्रण को आप एक चालनी में डालेंगे और चालनी में डालकर आप उसे छानेंगे। तो छानने के बाद क्या होगा ना, आटा जो है वह चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाएगा और चीनी जो है वह चालनी के ऊपर ही रह जाएगा। इससे क्या होगा ना, आटा और चीनी के मिश्रण में से चीनी और आटा जो है वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर लिखना है, पंकिल जल के किसी नमूने से स्वच्छ जल अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पंकिल जल को एक बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद मिट्टी के कण भारी होने के कारण बर्तन की तली में बैठ जाएगा। इस विधि को अवसादन कहते हैं। यानी जब हम पंकिल जल को एक बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तब वह कुछ समय के बाद मिट्टी के जो भारी कण है वह बर्तन की तली में बैठ जाएगा और इस विधि को क्या कहा जाता है ना, अवसादन। फिर जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं और इस विधि को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में मिट्टी के कण पहले वाले बर्तन में रह जाता है और स्वच्छ जल दूसरे बर्तन में चला जाता है। इस प्रकार हम पंकिल जल के किसी नमूने से स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी नीचे आपके कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन में कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, तो आपको उस रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हमारा पहला कथन है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को, उसके बाद रिक्त स्थान है फिर कहते हैं। तो धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बनाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, अगला कथन है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया, उसके बाद रिक्त स्थान है फिर कहलाती है। तो किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है, इसलिए यहाँ पर बनाएगा निस्यंदन। अगला कथन है, समुद्र के जल से नमक, उसके बाद रिक्त स्थान है फिर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बनाएगा वाष्पन। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, अगला कथन है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं।
इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब पंकिल जल को एक बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद मिट्टी के कण भारी होने के कारण बर्तन की तली में बैठ जाता है। फिर स्वच्छ जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं। तो इस विधि को निस्तारण कहा जाता है। तो जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा निस्तारण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्य अथवा असत्य, यानी नीचे आपके कुछ कथन दिए गए हैं तो आपको बताना है कि वह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन है दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि द्रव तथा उसमें अबिलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। लेकिन इसमें दूध और जल के मिश्रण में दूध जल में विलेय है, यानी जल और दूध एक साथ मिश्रित हो जाते हैं। इसलिए दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः ये कथन जो है ये असत्य है। अगला कथन है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये कथन जो है ये भी असत्य है, क्योंकि वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। यानी अगर मिश्रण में एक अवयव भारी होगा और एक अवयव हल्का होगा तभी निष्पावन विधि द्वारा उनके अवयवों को पृथक किया जा सकता है। लेकिन इसमें नमक तथा चीनी के मिश्रण में नमक और चीनी दोनों अवयव भारी है, अतः इस मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः यह कथन जो है ये भी असत्य है। अगला कथन है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो ये कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि जब हम चाय को छन्नी में डालते हैं तब चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर रह जाती है और चाय छन्नी के छिद्रों द्वारा निकल जाता है। इसलिए चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। अतः यह कथन जो है ये सत्य है। अगला कथन है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। तो ये कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि निस्तारण प्रक्रम का उपयोग द्रव में मिश्रित किसी अबिलेय पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। लेकिन अनाज और भूसे के मिश्रण में अनाज और भूसा दोनों ठोस पदार्थ है, इसलिए इससे निस्तारण प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः ये कथन जो है ये असत्य है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि आप चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बना रहे हैं, ठीक है, और उस शिकंजी में आप बर्फ डालना चाहते हैं। तो शिकंजी में बर्फ आप चीनी घोलने से पहले डालेंगे या चीनी घोलने के बाद डालेंगे, ठीक है। और इस प्रश्न में कहा गया है कि किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो इसका उत्तर लिखना है शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए और बर्फ बाद में डालनी चाहिए, क्योंकि यदि बर्फ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी ठीक से नहीं घुल पाएगी। इसलिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डालेंगे, जिससे चीनी अधिक घोलना संभव हो सके, ठीक है। तो शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बाद में बर्फ डाली जाती है,
क्योंकि यदि बर्फ डालने के बाद आप चीनी डालेंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी ठीक से नहीं घुल पाएगी। इसलिए शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए और बर्फ बाद में डालनी चाहिए। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।